हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 9 ज्योग्राफी क्लास 7th के नोट्स। और जो चैप्टर है आपका लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड्स। और इस चैप्टर में मेनली हम रीड करने वाले हैं कि कौन कौन से टेम्परेट ग्रासलैंड्स है वर्ल्ड के, और ग्रासलैंड्स होते क्या हैं और वहाँ के लोगों की लाइफ किस तरह की होती है, वो सब हम रीड करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो आइए इसके नोट्स समझने की कोशिश करते हैं। Grassland is a region where grasses from the dominant type of plant life. Grasslands वो regions हैं, वो क्षेत्र है जहाँ पर प्लांट लाइफ हमें देखने को मिलेगी, बट किसकी फॉर्म में? ग्रास की फॉर्म में। यानी जहाँ तक हम नज़र दौड़ाएं हमें घास ही दिखेगी ग्रासलैंड्स में। Depending upon the climatic condition, grasslands can be divided into two categories. Grasslands को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है अगर हम वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखें। एक है टेम्परेट ग्रासलैंड्स और दूसरा है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। आपको मालूम है कि आपने जब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड किए थे तो हमें पढ़ाया गया था ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स के बारे में। तो वही ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स की बात हो रही है। तो ग्रासलैंड्स को क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट दो भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट जो ग्रासलैंड के बारे में हम बात करेंगे वो है वर्ल्ड फेमस ग्रासलैंड द प्रेरीज। और द प्रेरीज जो है वो नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाला ग्रासलैंड है। द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर नोन एज प्रेरीज। तो प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाला ग्रासलैंड है। फॉर द मोस्ट पार्ट प्रेरीज आर ट्रीलेस। प्रेरीज ज़्यादातर ट्रीलेस है, यानी यहाँ पर दूर दूर तक आपको पेड़ नहीं दिखाई देंगे, घास ही दिखाई देगी। नियर द लो लेइंग एरियाज वुडलैंड बी फाउंड। अगर लो लेइंग एरियाज़ की बात करें, निचले इलाकों की बात करें, तो वहाँ पर आपको पेड़ देखने को मिल सकते हैं। द प्रेरीज आर बाउंड बाय द रॉकी माउंटेन्स इन द वेस्ट। वेस्ट में रॉकी माउंटेन्स हैं इन प्रेरीज के, एंड द ग्रेट लेक्स इन द ईस्ट। और ईस्ट में बड़ी बड़ी झीलें हैं। प्रेरीज कवर मेजर पार्ट ऑफ यूएसए एंड कनाडा। ज़्यादातर पार्ट जो है अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड कनाडा का इन प्रेरीज ग्रासलैंड्स ने घेरा है। यानी हम अमेरिका में और कनाडा में इस तरह के ग्रासलैंड्स देख सकते हैं। और क्लाइमेट कैसा होता है? क्लाइमेट इज़ ऑफ कॉन्टिनेंटल टाइप विद एक्सट्रीम टेम्परेचर। यहाँ पर एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है। एंड द एनुअल रेनफॉल इज़ मॉडरेट, यानी ठीक ठाक बारिश होती है, मॉडरेट रेनफॉल है यहाँ का। एंड इज़ आइडल फॉर ग्रोन ग्रास। तो ये जो है रेनफॉल, ये आइडल है घास के उगने के लिए, यानी उतनी बारिश हो जाती है आराम से। तो फ्लोरा एंड फोना कैसा है? फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा मैंने बताया था कि किस तरह के प्लांट्स उगते हैं यहाँ पर, उसके बारे में जिक्र करेंगे। और फोना यहाँ की एनिमल लाइफ के बारे में हम जानेंगे। Prairies are particularly treeless, but the places where water is available, trees such as willows, alders and poplars grow. तो prairies ज़्यादातर treeless है, but कुछ इलाके, निचले इलाके जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, वहाँ पर हमें willows, alders और poplar के trees देखने को मिल जाएंगे। Places that receive rainfall over 50 centimeter are suitable for farming, as the soil is fertile. कुछ जो निचले इलाके हैं जहाँ पर बारिश जो है 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, वो उन प्लेसेस पर हमें फार्मिंग की एक्टिविटीज़ भी देखने को मिल जाएगी। वहाँ पर हमें खेत भी देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर सॉइल जो है वो फर्टाइल होती है। लार्ज स्केल कैटल फार्म कॉल्ड रंचेस आर लुक्ड आफ्टर बाय द स्टर्डी मैन कॉल्ड काउबॉयज़। तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े कैटल फार्म्स देखने को मिलते हैं, यानी पशुओं की डेयरीज देखने को मिलेंगी हमें, और इनको रांचेस बोला जाता है। इन जो कैटल फार्म्स हैं इनको रांचेस बोला जाता है, और एनिमल्स को पाला जाता है इन रांचेस में। और ये इनकी देखभाल कौन करते हैं? काउबॉयज़। बाइसन और अमेरिकन बफलो इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल्स की बात करें तो बाइसन और अमेरिकन बफलो इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल ऑफ दिस रीजन। अब हम बात करते हैं दूसरे ग्रासलैंड की। दूसरे ग्रासलैंड का जिसके बारे में हम जिक्र करने वाले हैं उसका नाम है
द वेल्ट्स। तो ये जो वेल्ट्स हैं ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं। पहले हमने ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के बारे में बात की, अब हम आ गए हैं टेम्परेट ग्रासलैंड पे। तो द टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ साउथ अफ्रीका आर नोन एज वेल्ट। तो पहले हमने साउथ अमेरिका की बात की, अब हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं कि इनके जो ग्रासलैंड्स हैं अफ्रीका में जो पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं वेल्ट्स। Wells are rolling plateaus with varying heights ranging from 600 मीटर to 1100 मीटर। तो वेल्स जो है क्या है, प्लेटोज हैं, और इन प्लेटोज की जो हाइट है वो वेराई करती है 600 मीटर से 1100 मीटर तक। इट इज़ बाउंडेड बाय द डेकन्सबर्ग माउंटेन ऑन द ईस्ट। इनके ईस्ट में डेकन्सबर्ग माउंटेन्स हैं। उसके बाद अगर क्लाइमेट की बात की जाए, द वेल्स हैव माइल्ड क्लाइमेट। इनका क्लाइमेट बहुत ही माइल्ड है, ना ज़्यादा गर्म है ना ठंडे, ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन ओशन। क्योंकि इंडियन ओशन का इन्फ्लुएंस है यहाँ के क्लाइमेट पे, दैट इज़ वाई द क्लाइमेट इज़ माइल्ड। विंटर्स आर कोल्ड एंड ड्राई। विंटर्स कोल्ड और ड्राई होती हैं। टेम्परेचर वेराइज बिटवीन 5 डिग्री सेल्सियस एंड 10 डिग्री सेल्सियस एंड जुलाई इज़ द कोल्डेस्ट मंथ। यहाँ पर जुलाई सबसे कोल्डेस्ट मंथ होता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो जुलाई में बहुत गर्मी होती है इंडिया में, बट यहाँ पर जुलाई जो है इट इज़ द कोल्डेस्ट मंथ। द वर्ल्ड रिसीव रेनफॉल मेनली इन द समर मंथ्स फ्रॉम नवंबर टू फरवरी। जो रेनफॉल है वो होता है नवंबर से लेकर फरवरी तक। फ्लोरा एंड फोना देखते हैं कि यहाँ पर प्लांट लाइफ एंड जो एनिमल्स है वो किस तरह के हैं। वेजिटेशन कवर्स इज स्पेयर्स। वेजिटेशन बहुत ही कम है। एंड रेड ग्रास ग्रोज इन बुश वेल्स। तो रेड ग्रास यहाँ पर होती है, यानी ग्रास का कलर एज़ कम्पेयर टू अदर रीजन्स यहाँ पर रेड होता है, रेडिश होता है। तो लोग कैसे हैं वेल्स के? वेल्स आर नोन फॉर कैटल रियरिंग एंड माइनिंग। वेल्स को कैटल रियरिंग के लिए जाना जाता है, पशुपालन के लिए जाना जाता है, एंड माइनिंग एक्टिविटीज़ के लिए जाना जाता है, यानी यहाँ से बहुत सारे मिनरल्स निकाले जाते हैं, बिकॉज इट इज़ द प्लेटो रीजन। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। द मेन क्रॉप्स आर मेज, व्हीट, बार्ले, ओट्स एंड पोटैटोज। जो मेन क्रॉप्स हैं यहाँ की वो है मेज, व्हीट, बार्ले, ओट्स एंड पोटैटोज। द वेल्स हैव रिच रिजर्व ऑफ मिनरल्स। यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स देखने को मिलेंगे आपको। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैज़ डेवलप्ड वेयर कोल एंड आयरन प्रेजेंट। जहाँ पर कोल और आयरन निकाला जाता है वहाँ पर आपको इंडस्ट्रीज़ भी देखने को मिल जाएंगी जो कि आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज़ हैं। जोहान्सबर्ग इज़ नोन एज द गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो जोहान्सबर्ग एक बहुत ही फेमस प्लेस है जहाँ पर गोल्ड की माइनिंग होती है, और इसीलिए इसको गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। तो ये तो थे इस चैप्टर के नोट्स। होपफुली आपने ध्यान से सुना होगा मुझे और समझने की कोशिश की होगी कि चैप्टर में मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।